हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो दृष्टि आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। देखिए, दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट जैसे ही समाप्त हो जाएंगे उसके बाद जो है डीआईएएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे और उसमें भी डीआईएएस के सारे प्रैक्टिस सेट्स नहीं सॉल्व कराएंगे जाएंगे। जो जनवरी फरवरी 2024 के बाद के जो प्रैक्टिस सेट्स आए हैं, ठीक है, जो करंट से अपडेटेड हैं 2024 के, उन्हीं को बस सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, जिससे कि करंट अफेयर के जो अपडेटेड करंट अफेयर हैं 2024 के, वो भी आप लोगों के साथ साथ कंप्लीट होते रहें। और तो इसलिए जो है केवल जो है 2024 जनवरी 2024 के बाद के जो प्रैक्टिस सेट्स आए हैं उन्हीं को ही सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। बाकी आपके जीएस और करंट अफेयर के जो भी सेक्शंस है सबको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ जो मिसलेनियस वाले वीडियो हैं वो जल्द ही देखें, 2-4 दिन में उस पर काम चल रहा है, तो 4 दिन में जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से सीधे सीधे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बाजार की मांग और आपूर्ति व्यष्टि अर्थव्यवस्था का एक घटक है। समष्टि अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय से संबंधित जानकारी देता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था के बारे में सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उदाहरण है? द्वितीय, पांचवी, तृतीय या फिर चतुर्थ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और चतुर्थ क्षेत्र की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से आता है वो बौद्धिक पहलू का प्रयोग करके जिससे अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया हो गया, ये सब जो है आपके चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है? निर्यात, श्रमिक, पूंजी या फिर उद्यम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। निर्यात जो है यह आय का घटक नहीं है, बाकी श्रमिक, उद्यम और पूंजी यह तीनों निर्यात के घटक हैं। ठीक है, आय के घटक है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। मूल्यह्रास को समायोजित करने के बाद एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या फिर निवल घरेलू उत्पाद? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। इसे एनएनपी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो एनएनपी जो है वो मूल्यह्रास को समायोजित करने के बाद एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार जो है वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को एनएनपी या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? पीके मोहंती समिति, शिवरमन समिति, जीके पिल्लई समिति या फिर नरसिम्हन समिति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नाबार्ड की जो स्थापना है शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ है? सुशासन, पर्यावरण, राजनीतिक स्वतंत्रता या फिर महिला सशक्तिकरण? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो इसके जो स्तंभ हैं, ठीक है, इसके जो स्तंभ हैं या फिर से इस जो सकल राष्ट्रीय खुशहाली के, वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसमें सुशासन, पर्यावरण का संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण और उसका संवर्धन, इसके साथ साथ सतत समतामूलक सामाजिक और आर्थिक विकास, इन 4 स्तंभों पर आधारित होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है सकल राष्ट्रीय खुशहाली जो रिपोर्ट है इसकी गणना की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना के बारे में सही है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार का सदस्य बन गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय या मुख्य उद्देश्य कह लीजिए, यह तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका, यह 8वीं पंचवर्षीय योजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा।
यूएनडीपी द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक। और इसकी अगर हम बात करें मानव विकास सूचकांक जी की, इसकी जो अवधारणा है 1990 के दशक में इसकी अवधारणा को पेश किया गया था, ठीक है। और इसका यूएनडीपी द्वारा सबसे पहले 1993 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया था। और यह मुख्य रूप से मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें तो दो अर्थशास्त्री, एक पाकिस्तान के और एक भारत के, उनके कह सकते हैं कि उनके द्वारा दिए गए अवधारणा के आधार पर ही मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया था, जिसमें से पाकिस्तान के प्रोफेसर महबूब उल हक और भारत के प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। याद रखिएगा 1990 के दशक में इन जो अर्थशास्त्रियों द्वारा यह अवधारणा दी गई थी और यूएनडीपी ने 1993 से यह सूचकांक जारी करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित संकेतकों में से कौन बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्रय शक्ति, बाल मृत्यु दर, वाहन का स्वामित्व या फिर स्वच्छता। कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाल मृत्यु दर और स्वच्छता, ठीक है। बाल मृत्यु दर और स्वच्छता यह जो है आपके क्या है, इसके संकेतक हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें, ये जो संकेतक हैं 10 संकेतकों पर आधारित होते हैं, ठीक है। 10 संकेतकों पर आधारित होते हैं और इसमें से जो 10 संकेतक हैं उनमें से अगर 33% इनका लाभ, जो 10 संकेतक हैं इसका लाभ अगर जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि यह लोग बहुआयामी रूप से गरीबी के नीचे हैं, ठीक है। अगर जो 10 संकेतक बताए गए हैं उनके 33% लाभ भी यह इन्हें मुहैया नहीं कराया जा पा रहा है या फिर से इन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो इन्हें जो है बहुआयामी रूप से गरीब माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट है। 10 संकेतक हैं और इसका जो निर्धारण होता है 33% के आधार पर होता है, ठीक है। और इसमें जो है आपके बाल मृत्यु दर, स्वच्छता, यह दोनों है इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। और अगर सभी की बात करें, जो 10 है आयाम या फिर 10 जो संकेतक हैं, इसमें आपका स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, शिक्षा हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ पोषण, जल, स्वच्छता, विद्युत, खाना पकाने का जो ईंधन हो गया, और घर के फर्श तल की स्थिति, परिसंपत्ति, उसके साथ साथ शिक्षा का वर्ष हो गया, नामांकन हो गया, ठीक है। इन सभी के आधार पर जो है इसका निर्धारण होता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें भारत 126वें नंबर पे था। अच्छा बताइए 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है और शायद हो सके कि अगर आप लोग इसे पता करेंगे तो आपको चौंकाने वाले जो है आंकड़े दिखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2024 में भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इसमें कौन सा रैंक है। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं, ठीक है। एम विश्वेश्वरैया द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तीसरी, चौथी, पाँचवीं या फिर छठी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना का। और इसका जो टेन्योर था 1969 से लेकर के 1974 तक था, ठीक है। 1974 तक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना प्रकाशित किया था? सर्वोदय योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? देखिए जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत उन्होंने 1950 के दशक में की थी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक शुरू किया गया था? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, खाद्य एवं कृषि संगठन भारत या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग द्वारा जो आपका कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो स्थापना है 1995 में, 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। भारत की आकस्मिकता निधि किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति, केंद्रीय कार्यपालिका, संसद या फिर एक संसदीय समिति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के अधीन होती है। और संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया, ठीक है। 267 में आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या करता है? किसमें इसकी व्याख्या की गई है?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। देखिए संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया और इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 112 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 112 में इसका उल्लेख किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था? ली आयोग, वर्मा समिति, एकवर्थ या फिर बटलर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर इसको जो है आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, और फिर इसे जो है 2017 में पुनः जो है रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय में शामिल है? ब्याज का भुगतान करना, सब्सिडी, सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण या फिर जलापूर्ति खर्च? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें राजस्व व्यय और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय के अंतर्गत वे सारे व्यय आते हैं जिसके बदले में सरकार को कुछ भी प्राप्त न हो रहा हो। ठीक है, राजस्व व्यय के अंतर्गत जो भी पैसे सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं उसके बदले में सरकार को कुछ भी प्राप्त अगर नहीं हो रहा है तो वह राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर ब्याज भुगतान किया जा रहा है, जैसे जो ऋण लिया गया है उसके बदले में जो हमें ब्याज देना है, अगर सरकार ब्याज का भुगतान कर रही है तो क्या इसके बदले में कुछ प्राप्त हो रहा है? कुछ नहीं, ये फालतू जो पैसे हैं वो जा रहे हैं, ये आपका राजस्व व्यय के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरी सब्सिडी, जो सब्सिडी दी जाती है दुनिया भर की सब्सिडी, जैसे कुछ कृषि सब्सिडी हो गए, ठीक है, उसके बाद बहुत से जो आपका एलपीजी वगैरह गैस जो होते हैं उस पर सब्सिडी दी जाती है और बहुत सी जो सब्सिडियाँ दी जाती हैं, सब्सिडी भी आपका राजस्व व्यय के अंतर्गत ही आता है। बाकी अगर तीसरे की बात करें, सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण, सरकार द्वारा अगर किसी को ऋण दिया जा रहा है, सरकार द्वारा अगर किसी को ऋण जा रहा है तो उस ऋण के बदले में जिस भी संस्था को ऋण प्रोवाइड कराया गया है, ऋण दिया गया है, वह एक मिनिमम ब्याज देगी सरकार को, और सरकार को अगर ब्याज देगी तो इसके बदले में सरकार को लाभ हो रहा है क्योंकि इसके बदले में सरकार को पैसे की प्राप्ति हो रही है। तो यह आपका पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। जलापूर्ति पर खर्च, अगर जलापूर्ति पर खर्च किया जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या है कि इससे पूंजी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जलापूर्ति जैसे अगर हम वाटर टैंक बना रहे हैं या फिर से और भी जल को स्टोर करने के लिए जो भी बनाया जा रहा है तो उसके बदले किसी पूंजी का निर्माण हो रहा है। और अगर जैसे जो हर घर नल से जल ये प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, उसके बदले में सरकार जो जल दे रही है हर महीने जो है उसका किराया भी आता है। अब ये हो कि बहुत ज़्यादा कम आता है लेकिन आता है, तो ये भी आपका जो जलापूर्ति खर्च है ये भी आपका पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो है राजस्व व्यय में आएंगे, बाकी तीसरा और चौथा जो है यह पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। तो पहला आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश था, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश था जिसने औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सबसे पहले जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल किया गया था। ठीक है, और भारत में इसे कब शामिल किया गया था? भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से इसने लिया था और भारत में पहली बार जो जेंडर बजटिंग को अपनी बजट में शामिल किया गया था बजट 2005-6 में किया गया था। ठीक है, बजट 2005-6 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। लैफर वक्र एक आलेख निरूपण है किसका? मुद्रास्फीति और गरीबी का, कर राजस्व और कर दर का, असमानता और गरीबी का, या फिर आय और कर का? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, कर राजस्व और कर की दर का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, जिसमें कि लैफर वक्र में जिसमें बताया गया था कि कर के दर को न बढ़ा करके कर के दायरे का विस्तार किया जाए। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान समय में कर का दर 10% है तो इसको 10% या फिर घटा करके 8% कर दिया जाए। लेकिन अगर 10% कर वर्तमान में 20% लोग, टोटल जनसंख्या के 20% लोग 10% दे रहे हैं, 10% कर दे रहे हैं सरकार को, तो इस कर को कम करके आप 8% कर दीजिए और यह जो जनसंख्या 20% है इसको बढ़ा करके 30% कर दीजिए। ठीक है, कर की जो दर है अगर वो कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर के दायरे में आएंगे। अभी जो 20% आ रहे हैं यही अगर 10% हो जाएगा तो और लोग कर के दायरे में आएंगे और कर की प्राप्ति ज़्यादा होगी। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर कर की दर कम रहती है, बहुत ज़्यादा कर का दर नहीं रहता है, तो लोग कर की अवंचन या कर की चोरी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है लैफर वक्र में इन्होंने यह सुझाव दिया था। ठीक है,
तो यह जो है मुख्य रूप से आपका कर राजस्व और कर की दर से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रीज बेनी फ्रीज बेनिफिट टैक्स कब शुरू की गई थी? फ्रीज बेनिफिट टैक्स की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी शुरुआत 2005-06 में की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी 2005-06 में। और इसमें मुख्य रूप से ये कर होता क्या है? अगर फ्रीज बेनिफिट टैक्स की बात करें तो यह एक ऐसा कर है जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए गए लाभों के बदले में किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और वह कंपनी इसके जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसके जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं इनको अगर कुछ लाभ मुहैया कराई जा रही है, ठीक है, कुछ सहूलियत या कह सकते हैं कुछ कुछ जो है अपने कर्मचारियों को जो लाभ प्रदान किया जा रहा है, इसके बदले में जो कर लगेगा वह इन व्यक्तियों द्वारा या इन कर्मचारियों द्वारा न दे करके इस कंपनी को देना होगा। और यह कंपनी जो टैक्स देगी इसी टैक्स या इसी कर को फ्रीज बेनिफिट टैक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 279 सब क्लॉज ए। अनुच्छेद 279 सब क्लॉज ए के तहत जो है इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? जो आपका FRBM एक्ट है किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2003 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित कथनों में से वित्त आयोग के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प आपका सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सही है? भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और गरीबी हटाओ 6ठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में से एक था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना की शुरुआत, इसकी जो शुरुआत की गई थी वह दूसरी नहीं बल्कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर प्रोग्राम जो है इसमें भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई थी। और नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता जो नारा है वह 6ठी पंचवर्षीय योजना का नहीं बल्कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में आर्थिक सुधार प्रभावी ढंग से कब लागू किया गया था? भारत में आर्थिक सुधार को प्रभावी ढंग से कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए जुलाई 1991 में, जब भारत में आर्थिक मंदी आई थी उसके बाद। ठीक है, जब LPG रिफॉर्म, ठीक है, LPG रिफॉर्म जो है आया था। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है आपका भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया गया था। इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो एक बंद प्रकार की अर्थव्यवस्था थी जिसमें आयात निर्यात बंद ही था। भारत जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था से ना कुछ ज़्यादा लेन देन नहीं करता था। लेकिन 1991 के बाद जब LPG रिफॉर्म आया था भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया था और इसे खुली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन केंद्रीय बजट 23-24 के बारे में सही है? रक्षा मंत्रालय के आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रतिशत आवंटन में कमी की गई है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, ए गलत है। और देखिए अभी बजट तो 2024-25 आ चुका है। ठीक है, और उसमें जो है आप लोग बताइएगा कि किस मंत्रालय को अभी जो आवंटन किया गया धनराशि का बजट के माध्यम से सबसे अधिक किसको दिया गया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और उसमें भी ये जो दोनों मंत्रालय हैं इसमें से ही कोई एक मंत्रालय है। ठीक है, 2024 वाले बजट का। सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीति क्या है यह बताना है। नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP का अनुपात, नॉमिनल GNP और वास्तविक GNP का अनुपात, वास्तविक GDP और नॉमिनल GDP का अनुपात, या फिर वास्तविक GNP और नॉमिनल GNP का अनुपात। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP के अनुपात को सकल घरेलू उत्पाद या अवस्फीति इसका कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
रोलिंग प्लान कब प्रारंभ किया गया था? रोलिंग प्लान की अगर हम बात करें 1978 में रोलिंग प्लान को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। जिस समय इसे योजना अवकाश भी कहा जाता है, जो 1978 से लेकर के 1980 तक चला था, 2 वर्षों तक, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंक किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 या फिर बैंकिंग कानून सहकारी समिति अधिनियम 1955। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनका जो विनियमन है वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत इनका विनियमन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की थी? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी 1969 में, ठीक है। और लीड बैंक योजना है क्या? ऐसे जिस बैंक की शाखाएं जिस जिले में सबसे अधिक होंगी, ठीक है। अगर एसबीआई की शाखाएं जो है, एसबीआई की शाखाएं किसी जिले में अधिक हैं तो एसबीआई को उस जिले को गोद लेना होगा, ठीक है। मतलब उस जिले में लीड बैंक, अग्रणी बैंक की भूमिका निभानी होगी, ठीक है। और यही जो है लीड बैंक है। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका। भारतीय रिजर्व बैंक के S4A पहल का उद्देश्य क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक के S4A पहल का उद्देश्य क्या था? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, जो एनपीए की वसूली या फिर इसे एनपीए निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा S4A पहल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। दबावग्रस्त अस्थियों के निपटान के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट सशक्त प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? प्रोजेक्ट सशक्त का प्रस्ताव किसने दिया था? इसका जो प्रस्ताव है सुनील मेहता समिति द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। सुनील मेहता समिति द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय कौन है? भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय जो है वो आपका नाबार्ड है। नाबार्ड भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति का मूल्यांकन के बारे में सही है? आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई मांग जमा और अन्य तरल अस्थियों के साथ सिक्के व मुद्रा जैसे सभी भौतिक धन शामिल होते हैं। संकुचित मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मौजूद सभी मुद्रा नोटों को शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। वह औसत दैनिक शेष जिसे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक होता है उसे क्या कहा जाता है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, रेपो दर या फिर रिवर्स रेपो दर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगद आरक्षित अनुपात या फिर CRR। देखिए, किसी भी बैंक का CRR वह उसकी कुल जमा राशि या कुल पूंजी का वह हिस्सा होता है जिसे अनिवार्य रूप से किसी भी बैंक को RBI के पास रखना होता है, ठीक है। RBI के पास रखना होता है। और CRR के रूप में जो धनराशि RBI के पास रखी जाती है, इसका उपयोग RBI भी किसी उद्देश्य से नहीं कर सकता। तो यह धनराशि मान के चलिए कि अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाती है और इसके बदले में RBI बैंकों को किसी प्रकार का ब्याज भी नहीं देती है, ठीक है। तो बैंक जो RBI के पास अपनी कुल जमा राशि से निकाल करके रखते हैं उसको CRR कहते हैं। और SLR जो है, SLR भी उनकी कुल जमा राशि का वो हिस्सा होता है जिसे बैंक निकाल करके उस पूंजी से अपने पास रखते हैं। इसे RBI के पास नहीं रखना होता, इसे बैंक अपने पास रखते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग भी बैंक किसी भी उद्देश्य से नहीं कर सकते, जैसे अपने ग्राहकों को ऋण देने के लिए इसका उद्देश्य नहीं कर सकते या फिर और किसी भी उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। खुले बाजार का परिचालन OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या है आशय है? खुला बाजार से इसमें सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा किए गए उपाय हैं। ट्रेजरी बिल का क्रय और विक्रय होता है या फिर बेरोजगारी के निपटान के लिए सरकार द्वारा किया गया उपाय है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। सीमांत लागत आधारित ऋण MCLR निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? MCLR निधि की सीमित लागत, निधि की सीमांत लागत, परिचालन लागत, नगद आरक्षित अनुपात CRR में मूल्य से जुड़ी लागत या फिर टेनर प्रीमियम। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी विकल्प आपका सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन मौद्रिक नीति समिति के बारे में सही है? यह नीति मानक ब्याज दर तय करती है और इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति RBI गवर्नर द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है।
इसमें अगर मौद्रिक नीति समिति की बात करें, इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य की नियुक्ति आरबीआई द्वारा की जाती है और 3 सदस्य जो हैं यह सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो आरबीआई के गवर्नर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया था? सेबी को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 में। ऑप्शन बी सही है। रुपये मूल्य वाले बंधपत्र बॉन्ड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा, रुपये मूल्य पत्र वाले बंधपत्र या बॉन्ड जो भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों से धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है मसाला बॉन्ड। ऑप्शन सी हो जाएगा, मसाला बॉन्ड। केवल एक दिन के लिए निधि प्राप्त करने वाले बाजार को क्या कहते हैं? एक दिन के लिए जो ऋण प्राप्त किया जाता है, ऐसे ऋण को क्या कहते हैं? ऐसे ऋण को कहा जाता है कॉल मनी। ऑप्शन डी हो जाएगा, कॉल मनी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कॉल मनी की बात करें तो इसके अंतर्गत एक दिन या 24 घंटे के लिए जो है धन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नोटिस मनी। नोटिस मनी, और इसके अंतर्गत जो धन प्राप्त किया जाता है 2 से लेकर के 14 दिनों के लिए प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है आपका टर्म मनी। ठीक है, टर्म मनी की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत 15 से लेकर के 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए धन प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। ठीक है, कॉल मनी के अंतर्गत 1 दिन या 24 घंटे के लिए धन की प्राप्ति की जाती है। नोटिस मनी के अंतर्गत 2 से लेकर के 14 दिन तक के लिए उधार लिया जाता है या ऋण लिया जाता है। और टर्म मनी के अंतर्गत 14 दिन से लेकर के 1 साल के लिए ऋण लिया जाता है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, कॉल मनी। बाजार का वह प्रकार जिसमें शेयर बाजार में गिरावट का रुख होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका ए, बेयर मार्केट। ठीक है, देखिए मार्केट को 2 भागों में बांटा गया, बेयर मार्केट और बुल मार्केट। इसको आप ऐसे समझिए कि बेयर मार्केट जो भालू होता है, जैसे वो अपने पैरों से, अपने पंजों से खींचता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, जैसे कोई है और अगर वो पेड़ पर चढ़ रहा है, ठीक है, तो अपने पंजों से उसको खींचता है। और जो बुल होता है, जो बैल होता है, वो अपने सींगों से उठा करके फेंकता है। ठीक है, ठीक है, सींगों से उठा करके किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई इंसान हो या जानवर हो, जब वो लड़ता है तो अपने सींगों से उठा करके फेंकता है। तो बुल मार्केट मतलब इकोनॉमी जो है ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट वह बुल इंडिकेट उसे करता है। और बेयर मार्केट मतलब इकोनॉमी नीचे आ रहा है। ठीक है, भालू अपने पंजों से खींच रहा है, यह जो है इकोनॉमी नीचे आता है, तब इसे इंडिकेट करता है। ठीक है, तो आई होप इससे आप लोगों को याद रहेगा और कभी नहीं भूलेगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उद्यम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, उद्यम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, स्टार्टअप कंपनियों को प्रदान किए गए वित्त, सहायक कंपनियों के लिए मध्यम और दीर्घकालिक धन जुटाने के लिए प्रतिभूति, नई कंपनी शुरू करने के लिए कम जोखिम वाली पूंजी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित समितियों पर विचार कर उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलग समिति, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर और रंगराजन, इन सभी समितियों को आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, इन सभी समितियों को क्रम से लगाना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें अलग समिति का जो गठन है यह किया गया था 1979 में, 1979 में। ठीक है, और लकड़ावाला समिति 1993 में लकड़ावाला समिति का गठन हुआ था। तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था 2009 में, और रंगराजन समिति का गठन 2012 में। इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ही हो जाएगा। एंजल के नियम के अनुसार स्थानापन्न उत्पादों की कीमत में वृद्धि से पण्य उत्पादों की कीमत कम हो जाती है। पूरक उत्पादों की कीमत में वृद्धि के साथ पण्य उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है। आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आय में वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत कम हो जाता है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर देखिए, जैसे मान लीजिए वर्तमान समय में किसी की जो आय है, पर डे की आय 200 रुपया है। ठीक है, 200 रुपया है, और यह जो है इसमें से 100 रुपया अपने दैनिक जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, दैनिक ज़रूरतों पर खर्च कर दे रहा है। जैसे वो भोजन वगैरह हो गया, आने जाने का खर्च हो गया, फिर से और भी जो भी हो, वो 100 रुपये खर्च कर दे रहा है। और इसकी आय अगर बढ़ कर के पर डे का 400 रुपया हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसका जो खर्च है वो 200 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसमें 100 रुपया तो ऑलरेडी ये खर्च कर रहा है, और इसमें इसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। और इसकी आय बढ़ने के साथ ही, जैसे इसकी आय बढ़ेगी तो कुछ विलासिता, जैसे
जिसकी नीड नहीं है, जैसे पैसे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, पर्याप्त पैसे होते हैं, तो हम वे क्रियाएँ भी करते हैं जो, अगर पैसे कम हैं तो हम वही करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, और पैसे अगर ज़्यादा हैं तो हम और भी कुछ कर लेते हैं, जैसे जो बहुत ज़रूरी नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो एक्टिविटी करते हैं। तो अगर इसकी आय जो है बढ़ कर के 400 हो जाती है, तो हो सकता है कि यह 100 के बदले अब 150 रुपया खर्च कर रहा हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब पहले 100 रुपया कर रहा था, अब 200 रुपया करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही है कि यह एंजल के नियम के अनुसार यही बताया गया है कि आय में वृद्धि के साथ जो खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए पैसे का खर्च हो रहा है, उसमें आवंटित आय जो है वो कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों के लिए जो खर्च किया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पहले 200 रुपये आया था तो घर वाले या फिर से वो जो आधे पेट भोजन करता था, और अभी 400 रुपये का तो पूरा पेट करेगा, ऐसा तो है नहीं। तब भी जो है वो 100 रुपये खर्च करता था, और अब भी जो है आय बढ़ने के साथ ही हो सकता है कि 150 रुपये खर्च करे, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय करियर सेवा की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, और यह जो है 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी। गिनी गुणांक किसका मापन करता है? गिनी गुणांक द्वारा किसका मापन किया जाता है? गिनी गुणांक आय की असमानता का मापन करता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है किसमें? किसमें जो है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में, जो मुख्य रूप से आपको कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कीमतें 2 अथवा 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? जब कीमत 2 या 3 अंकों की दर से बढ़ती हैं तब इन्हें कहा जाता है गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। कोर मुद्रास्फीति का मापन होता है, या कोर मुद्रास्फीति जो है किसका किसका माप है? कोर मुद्रास्फीति जिसमें अस्थायी मूल्य और स्थिरता शामिल नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है अस्थायी मूल्य और अस्थिरता शामिल नहीं होते। कोर मुद्रास्फीति की बात करें, इसके लिए जो है एक आधार वर्ष तैयार किया जाता है, ठीक है। एक आधार वर्ष तैयार किया जाता है, और वर्तमान समय में कोई वस्तु है जिसका मूल्य जो है 15 रुपया है, तो इसके अंदर से जो आपके मुद्रास्फीति के फैक्टर हैं, ठीक है, मुद्रास्फीति के फैक्टर को हटा दिया जाता है। सब्सिडी अगर वगैरह है तो वो सब हटा दिया जाता है, मतलब सब कुछ हटा करके देखा जाता है कि उसके बाद इसका मूल्य कितना है, ठीक है। और उसका जो मूल्य आता है उसका, इसको कहते हैं कोर मुद्रास्फीति, ठीक है। वर्तमान फैक्टर को, सारे फैक्टर हटा करके जब मूल्य की गणना की जाती है तब उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। आधार वर्ष के मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आधार वर्ष के आधार पर जो होता है, ठीक है, आधार वर्ष के अकॉर्डिंग जो मूल्य की गणना होती है। ऑप्शन हो जाएगा। फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र जो है किसके बीच संबंध को दर्शाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। वैसे सामान्य परिस्थिति में क्या है कि जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ जो आपकी मुद्रास्फीति है वो कम होती है, क्योंकि लोगों के पास जब पैसे कम होंगे तो लोग खर्च कम करेंगे, और जब खर्च कम करेंगे तो मार्केट में जो मुद्रास्फीति वो कम होगी, क्योंकि लोग जो है ज़्यादा कुछ परचेज ही नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर वो जैसे मांग एंड सप्लाई इकोनॉमी चलता है, मांग एंड सप्लाई पर। किसी वस्तु का अगर मांग बहुत ज़्यादा है तो उसका मूल्य ऑटोमेटिक बढ़ना ही है, ठीक है। और अगर किसी वस्तु का मांग जो है बिल्कुल भी नहीं है, तब धीरे धीरे उसके मूल्यों में कमी होने लगती है, ठीक है। तो नॉर्मल समय में या फिर से सामान्य स्थिति में तो ये होता है, लेकिन जब आपका फिलिप वक्र ने बताया कि इस समय क्या होता है, इस कंडीशन में कि मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है, और इस कंडीशन को फिलिप ने एक वक्र के माध्यम से समझाया था, ठीक है। इसी को ही फिलिप वक्र कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर के संकलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? भारतीय रिजर्व बैंक, श्रम ब्यूरो, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। जब किसी एक अथवा पंडियों के एक छोटे समूह की कीमत, जब किसी एक अथवा किसी इस्माइल जो कमोडिटी वगैरह है, देखिए इसमें अगर ना समझ में, पंड जो है कमोडिटी से को ही पंड कहते हैं, ठीक है। तो यह छोटे समूहों की कीमत में निरंतर समयावधि में वृद्धि होती है, जबकि अन्य वस्तुओं की कीमतों में ऐसी कोई वृद्धि नहीं होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति जनित मंदी, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्क्वीफ्लेशन, या फिर मुद्रास्फीति चक्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको स्क्यूफ्लेशन कहते हैं, ठीक है, स्क्यूफ्लेशन। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखिए इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई का स्थापना किया गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था।
आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसका स्थापना किया गया था। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और 1949 में जो आरबीआई है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह स्थिति जिसमें मौद्रिक नीति विस्तारवादी होती है किंतु ब्याज दर में वृद्धि नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं तरलता संजाल, उसे तरलता संजाल या फिर इसे लिक्विडिटी ट्रैप, ऑप्शन ए हो जाएगा। वाणिज्यिक पत्र क्या है? वाणिज्यिक पत्र क्या है? कॉरपोरेट घरानों द्वारा जारी एक अल्पकालिक सुरक्षा जिसकी परिपक्वता की अवधि 7 दिन से 365 दिनों तक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह वाणिज्यिक पत्र जारी करके जिस भी कंपनी या फर्म जो है इसको अगर धन की ज़रूरत है, ठीक है, तो यह जो है धन प्राप्त कर सकती है इस वाणिज्यिक पत्र को जारी करके। और इसके परिपक्वता की अवधि जो है 7 दिन से लेकर के 365 दिनों तक होती है। मतलब 7 दिन के बाद या 365 दिन के अंदर यह वाणिज्यिक पत्र वापस इस कंपनी को या इस ले करके इसके बदले में जो ऋण लिया गया है उसको वापस करना होगा। ठीक है, अर्थात इसकी परिपक्वता की अवधि 7 से 365 दिन होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्षमता दृष्टिकोण कैपेबिलिटी अप्रोच प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? क्षमता दृष्टिकोण या कैपेबिलिटी अप्रोच किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन द्वारा इसका प्रस्ताव दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। मुद्रास्फीति के दौरान देनदारों को लाभ होता है और लेनदारों को नुकसान, देनदारों को नुकसान होता है और लेनदारों को लाभ, देनदारों और लेनदार दोनों को नुकसान होता है या फिर देनदार और लेनदार दोनों को लाभ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देनदार को लाभ होता है और लेनदार को नुकसान होता है, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन हॉट करेंसी के संदर्भ में सही है? हॉट करेंसी बाजार में आसानी से उपलब्ध और दूसरी मुद्रा में विनिमय मुद्रा है। चीनी रेनमिनबी और जापानी येन ये दोनों हॉट करेंसी के अंतर्गत आती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है यह बताना है। निर्यात का सस्ता होना, आयात सस्ता होना, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या फिर लागत जनित मुद्रास्फीति? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा अवमूल्यन से जो आपका आयात है। एक सेकेंड, इसमें कूट के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, मुद्रा अवमूल्यन के कौन से प्रभाव होते हैं कूट के हिसाब से बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 4, 1, 3, 4। इससे मुद्रा के अवमूल्यन से जो आपका निर्यात है यह सस्ता होगा। ठीक, निर्यात सस्ता होगा, उसके साथ साथ जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है ये भी आपको ये देखने को मिलेगी। लागत जनित मुद्रास्फीति, किसी देश की क्रय शक्ति क्षमता में कमी आती है और कर्ज का भुगतान सस्ता होता है। ठीक है, यह जो है जो मुद्रा है उसके अवमूल्यन का प्रभाव होता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विशेष आहार अधिकार एक कृत्रिम मुद्रा साधन है जिसे विकसित किया गया किसके द्वारा? इसका विकास जो है आपका आईएमएफ द्वारा किया गया। ठीक है, इसे आईएमएफ की मुद्रा या पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, एसडीआर को, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन व्यापार समूहों और भारत के संदर्भ में सही है? 2010 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा की स्थापना की गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। साफ्टा की अगर हम बात करें, इसका जो स्थापना 2010 नहीं बल्कि 2006 में किया गया था। ठीक है, बाकी दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, प्रेषण रिपोर्ट या फिर व्यापार सुगमता रिपोर्ट? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैश्विक वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट। यह जो है विश्व बैंक नहीं बल्कि आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, आईएमएफ द्वारा। बाकी ये तीनों रिपोर्ट इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए इसकी जो शुरुआत है ये 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आकस्मिकता या आकस्मिक रिजर्व समझौता किससे संबंधित है? आकस्मिक रिजर्व समझौता ब्रिक्स से, अर्थात ब्रिक्स देशों से। ठीक है, और यह जो है अगर जो ब्रिक्स देशों में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन फोर्टालोजा घोषणा के हिस्से के रूप में जो है 2014 में जो आपका फोर्टालेजा घोषणा हुआ था 2014 में, इसी के बाद आपका जो आकस्मिकता रिजर्व समझौता यह किया गया था। ठीक है, और यह मुख्य रूप से ब्रिक के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? काकरापार परियोजना तापी नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी,
निजाम सागर मंजरा और हीराकुंड सतलज। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। हीराकुंड परियोजना की अगर हम बात करें, यह आपके उड़ीसा राज्य में है और हीराकुंड परियोजना का निर्माण किया गया है महानदी पर। महानदी पर किया गया है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन शून्य बजट प्राकृतिक खेती से संबंधित है? इसे सर्वप्रथम कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रचलित या विकसित किया गया था। यह रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है और यह पारंपरिक भारतीय कृषि पद्धति पर आधारित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प जो है शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में सही है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तीनों इससे संबंधित है और इसका जो विकास याद रखिएगा सुभाष पालेकर द्वारा भारत में इसका विकास किया गया था। ठीक है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है केरल में। ठीक है, केरल में। और इसका जो स्थापना है 1972 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 22-23 में शिक्षा के लिए जो कुल व्यय किया गया था वह बजट का कितना था? कुल व्यय जो है इसमें शिक्षा के लिए कुल व्यय का प्रतिशत जो 13% आवंटन किया गया, कुल व्यय का 13% शिक्षा के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। केलका समिति का संबंध किसके है? केलका समिति या केलका टास्क फोर्स समिति का गठन जो किया गया था यह मुख्य रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसका गठन 2015-16 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय कपास निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय कपास निगम का स्थापना किया गया था 1970 में। 1970 में। और यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसका स्थापना किया गया था और यह जो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के बारे में सही है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना। और बजट 23-24 के बजट में इसके लिए 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। बजट 23-24 के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया था? इसके लिए अगर हम बात करें टोटल 10,1,050 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। ऑप्शन ए। भारत का पूर्ण रूप से जैविक राज्य जो पहला जैविक राज्य था वो आपका सिक्किम था। भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक राज्य सिक्किम था। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2022 में भारत का जो निर्यात था 2022 में भारत का निर्यात लगभग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था। और आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21 में एफडीआई प्राप्ति में भारत जो था 2022 में भारत एफडीआई प्राप्त करने के मामले में 7वें नंबर पे था। अच्छा, अभी वर्तमान समय में भारत एफडीआई प्राप्त करने के मामले में किस नंबर बताइएगा? और देखिए, इसकी रैंकिंग जो है वर्तमान में भारत की 10 से अधिक और 20 से कम है, इसी के बीच में है। आप बताइएगा कि कौन सा रैंक है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुख्य उद्योग है? सीमेंट, उर्वरक, कोयला या फिर इस्पात? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। ये सभी कोयला, उर्वरक, सीमेंट और इस्पात ये सभी जो है इन्हें प्रारंभिक प्राकृतिक या फिर से कह सकते हैं कि कोर उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, जो अन्य उद्योगों के लिए क्या करते हैं? अन्य उद्योगों को बल प्रदान करते हैं, इस इनके द्वारा होता है। ठीक है, और इसके अंदर यह कोर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं जिसके अंदर 8 उद्योगों को रखा गया है जिसमें आपका कोयला है, उर्वरक, सीमेंट उद्योग है, इस्पात, विद्युत, रिफाइनरी उत्पाद हो गया, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी के बारे में सही है? यह विकास को और अधिक समावेशी बनाते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक विकास मार्ग तैयार करेगा और वित्तीय वर्ष 20 से लेकर के 25 के लिए एनआईपी में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए निवेश की राशि जो है 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों विकल्प एनआईपी के बारे में सही है। ठीक है। वित्त वर्ष 22-23 में केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? देखिए, इसमें जो वृद्धि हुई थी 63.4% की पूंजीगत व्यय में हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से किन योजनाओं ने हालिया वर्ष में कनेक्टिविटी में सुधार में योगदान दिया है? भारतमाला, सागरमाला या फिर उड़ान? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी ने सागरमाला, भारतमाला और उड़ान इन तीनों परियोजनाओं द्वारा जो है कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया। सागरमाला के थ्रू जो है यह नदी मार्ग या समुद्र मार्ग से जोड़ने की बात की गई थी। भारतमाला रोड कनेक्टिविटी और उड़ान के लिए उड़े देश का आम नागरिक मतलब हवाई माध्यम से। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। सरकार भारत को लागत प्रभावी
उत्पादन केंद्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। और यह नीति जो है 2022 का उद्देश्य लागत में कटौती करना, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही और हर एक की सही व्याख्या करता है। भारत सरकार द्वारा 22-23 में राजकोषीय चुनौती का समाधान करने के लिए कौन सा प्रावधान किया गया था? देखिए इसमें इसको जो राजकोषीय चुनौती है इसको समाधान करने के लिए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि और ईंधन और आयात पर कटौती की वकालत की गई थी। ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजार की बढ़ती पहुंच कहाँ परिलक्षित होती है? इनकी जो बढ़ती पहुंच है देखने को मिलती है बीमा क्षेत्र में। बीमा क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश बजट के माध्यम से इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। देखिए इसका अगर हम बात करें ग्रामीण विकास 10% नहीं है। ठीक है। बाकी सभी सही है। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान लगाया गया था? देखिए इसके अंतर्गत आपका जो राज्य जीएसटी है इसके माध्यम से जो राज्य का कर है वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश के कर राजस्व का सबसे बड़ा जो हिस्सा है स्वयं के कर राजस्व का है। ठीक है। स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा सबसे बड़ा है वर्तमान समय में भी। ठीक है। बजट 2024-25 में बजट 23-24 का जो उत्तर प्रदेश बजट है इसे किसने पेश किया था? देखिए इसे पेश किया है सुरेश खन्ना द्वारा। और 2024-25 वाला बजट भी सुरेश खन्ना ने ही पेश किया था जो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। ठीक। बजट 23-24 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसमें निजी ट्यूबवेल मालिकों की बिजली खपत पर सब्सिडी 50% से बढ़ाकर के 100% और विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला आपका सही है, दूसरा गलत है। इस पर जो खर्च करने की बात की गई है यह 50,000 करोड़ नहीं है बल्कि 10,952 है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के संबंध में राज्य का जो राजकोषीय घाटा कितना था? इसका राजकोषीय घाटा 3.5% था। ठीक है। 3.5। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का जो मुख्यालय है यह गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है। और इसका स्थापना राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का स्थापना किया गया था 1984 में। 1984 में। निम्नलिखित में से किस नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? किस नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है? औद्योगिक नीति 1956। ठीक है। पहली औद्योगिक नीति जो है यह आई थी 1948 में, दूसरी 1956 में आई थी। ठीक है। और इसी को जो है भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए जिम्मेदार नहीं है? 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की स्थानिकता, कांडला में तेल क्षेत्रों की खोज और बंदरगाह का विकास, और पायकारा जलविद्युत संयंत्रों में बिजली की आपूर्ति, कोयला में पेट्रोलियम रिफाइनरी ने नई पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराया। कौन जो है इस विकल्प सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है। बाकी तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और पायकारा जल विद्युत परियोजना की हम बात करें तो यह गुजरात में थोड़ी है, यह आपका कहाँ पे है? बेंगलुरु में। ठीक। सी शामिल नहीं है इसमें। नई औद्योगिक नीति 1991 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसने स्वचालित मार्ग के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते की अनुमति दी और इसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का पुनर्गठन किया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। दोनों विकल्प आपका सही है। ठीक। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। चीनी उद्योग के उत्तर प्रदेश के प्रायद्वीपीय भारत में स्थानांतरित होने के चीनी उद्योग के उत्तर भारत से प्रायद्वीपीय भारत में स्थानांतरित होने के पीछे क्या कारण है? कौन सा कारण नहीं है यह बताना है। गन्ने की फसल दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु में तीव्र रूप से बढ़ती है। दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में छोटा होता है। दक्षिण भारत में अधिकांश मिलों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया है। दक्षिण भारत में उगाए जाने वाले गन्ने की उष्णकटिबंधीय किस्म में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दक्षिण भारत में पेराई का मौसम उत्तर भारत की तुलना में छोटा नहीं बड़ा होता है। ठीक है। लंबा होता है। ठीक है। जिस कारण वहाँ गन्ने पेराई के लिए अनुकूल दशा जो देखने को मिलती है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना है। गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति के अंतर्गत जूट का उत्पादन आता है। भूरी क्रांति के अंतर्गत इसमें उर्वरक का उत्पादन करते हैं। गोल क्रांति के तहत आलू का और रजत के अंतर्गत अंडे का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। निम्नलिखित में से कौन
सा राज्य जो है खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, परिवहन और आवंटन के लिए जिम्मेदार है। राज्यों में खरीद, भंडारण, परिवहन, आवंटन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय कॉफी बोर्ड निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? भारतीय कॉफी बोर्ड किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? देखिए, यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कॉफी बोर्ड काम करता है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और कॉफी बोर्ड जो है यह एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन कॉफी अधिनियम 1942 के तहत किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बुनियादी ढांचा किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है? बुनियादी ढांचा किसी देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है? या उत्पादन और जीवन की गुणवत्ता के कारकों को बढ़ा देती है? ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देश की आज़ादी के बाद से स्वास्थ्य देखभाल की वास्तविक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 51 से 13 के दौरान सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या 93,000 से बढ़ करके 44,000 हो गई है। इसी के साथ अस्पताल के बिस्तरों की संख्या 1.2 से बढ़ करके 6.3 लाख हो गई है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार गोवर्धन योजना के द वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र का स्थापना किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो टोटल 500 संयंत्रों की स्थापना की बात की गई थी। और सप्तऋषि निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल, जो 7 प्राथमिकताएं बताई गई थी जिसे सप्तऋषि का नाम दिया गया था, इसमें कौन सी प्राथमिकता नहीं है ये बताइए। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें चारों प्राथमिकताएं शामिल थे। ठीक है, क्षमता उभरना, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति और समावेशी विकास। 23-24 के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि दी गई थी? 23-24 में अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय को सबसे अधिक दी गई थी। अच्छा बताइए कि वर्तमान समय में किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि का आवंटन किया गया है? ये जो 4 मंत्रालय, इसी में से कोई एक मंत्रालय है जिसको सबसे अधिक आवंटन किया गया है। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के बारे में कौन सा कथन सही है? शिक्षा मंत्रालय के अनुमानित व्यय में 22-23 के अनुसार 13% की वृद्धि हुई है और 2015 के बाद शिक्षा के प्रति कुल आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% हो गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। और केंद्रीय बजट 23-24 के आयकर संग्रह में कितनी की वृद्धि की गई है? इसमें वृद्धि की गई थी आयकर संग्रह में 10.5% की। ठीक है, फेमा इंडिया योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? सरकार परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका कार्यान्वयन करता है, या फिर आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर भारी उद्योग मंत्रालय। देखिए, इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए, इसके सही आंसर की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। ठीक है, कार्यान्वयन, ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएम श्री योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य केवल केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर होगा जाए, क्या पूछा है, कौन सा सही है? दोनों विकल्प आपका गलत है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत है। गलत क्यों है कि देखिए, यह देश में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और उनके लिए उनके विकास से संबंधित है और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत इसका जो मुख्य उद्देश्य है, केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से चयनित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करने की बात की गई है। ठीक है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अमृत सरोवर मिशन के तकनीकी सहयोग के रूप में जोड़ा गया है? अमृत सरोवर मिशन के तकनीकी सहयोग के रूप में किसे जोड़ा गया है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भास्कराचार्य राष्ट्रीय स्पेस अनुप्रयोग एवं भू संरचना को। ऑप्शन बी। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना की शुरुआत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अटल वयो अभ्युदय योजना का घटक है? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। ऑपरेशन पोलो जो हाल ही में खबरों में था, यह किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो जो हाल ही में खबरों में था, किससे संबंधित है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह जो है हैदराबाद को एकीकृत करने के लिए जो सैन्य कार्रवाई की गई थी
उसी से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। ठीक, ऑपरेशन पोलो। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात करें, यह मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर शीलता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन शिखर शीलता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विषुवतरेखीय वनों में निरंतर वर्षा, उष्णकटिबंधीय वनों में पत्तियों का सदाबहार होना, शंकुधारी वनों में कम ह्यूमस, या फिर एक घटना जहाँ कुछ वृक्षों के शीर्ष एक दूसरे को नहीं छूते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले यूपीआई एटीएम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे हिताची पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया है और यह एक वाइट लेबल एटीएम है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। यह जो है यूपीआई एटीएम के संदर्भ में जो है हिताची पेमेंट सर्विस इसके द्वारा लॉन्च किया गया है और यह एक वाइट एटीएम है। दोनों सही हैं। देखो, वाइट एटीएम किसे कहा जाता है? जिसका स्थापना और जिसका जो क्रियान्वयन है किसी एनबीएफसी द्वारा किया जाता है, उसे वाइट लेवल एटीएम कहते हैं। ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर का पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो संस्करण है कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसका जो स्थापना किया गया है आपका वो है ऑप्शन सी, काकरापार गुजरात में। ठीक है, काकरापार गुजरात में। इंपॉर्टेंट है, यह अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सितंबर 2023 गुजरात घोषणा पत्र किसके लिए जारी किया? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। गुजरात घोषणा पत्र जो जारी किया गया था, पूछ सकता है कि गुजरात घोषणा पत्र का संबंध किससे है? ठीक है, यह पारंपरिक चिकित्सा WHO द्वारा जो गुजरात में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और यहाँ पे एक ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसन की मेज़बानी के साथ साथ जो है यहीं पे जो है स्वदेशी ज्ञान जैविकता के साथ पारंपरिक एकीकृत चिकित्सा पद्धति की शुरुआत करने की बात की गई और ये विश्व में पहला ऐसा है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ही हो जाएगा। पोषण अभियान के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसकी जो शुरुआत है 2018 में राजस्थान के झुंझुनू में की गई थी और 2023 के राष्ट्रीय पोषण माह की थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 2023? देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसे मिला है? यह पुरस्कार दिया गया था आर रवि कन्नन को भी। लोंगपी पाटरी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? लोंगपी पाटरी इसकी उत्पत्ति मणिपुर। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? हैबर प्रक्रिया का उपयोग करके अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खिलाड़ी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित पहला एशियाई व्यक्ति कौन है? पहला एशियाई व्यक्ति कौन है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लिएंडर पेस। ठीक है, और इन्हें जो है लिएंडर पेस को 2024 की खिलाड़ी श्रेणी में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी। अब्राहम समझौते पर निम्नलिखित में से किसके बीच समझौता किया गया था? इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इजराइल और अरब जो देश हैं इनके बीच में अब्राहम समझौता हुआ था। ठीक, और यह पुराना है। जिस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उसी समय अब्राहम समझौता हुआ था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑपरेशन सजग किसके द्वारा संचालित किया गया था? ऑपरेशन सजग का संचालन किया गया था भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वाड समूह के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह 4 लोकतांत्रिक देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान का समूह है और इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के साथ समर्थन करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही है। हाल ही में यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया? यशोभूमि कहाँ पे है जिसका उद्घाटन किया गया था? देखिए, यशोभूमि जो है वो नई दिल्ली में है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था। ठीक है, ऑप्शन है। और ओमेगा ब्लॉकिंग का संबंध किससे है? ओमेगा ब्लॉकिंग किससे संबंधित है? इसका संबंध है मौसम संबंधी घटनाओं से। सिम्बैक्स किसके बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? सिम्बैक्स का आयोजन किसके बीच में होता है? यह भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होने वाला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था राफेल नडाल को। 2021 के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वह कब की दिया? 2023 में दिया गया था और यह पुरस्कार किसको दिया गया था यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह दिया गया था किसको? वाहिदा रहमान को।
और आप लोग बताइए कि 2024 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला एवं पावर ग्रिड इंटरनेशनल के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था सऊदी अरेबिया द्वारा, ठीक है, सऊदी अरेबिया द्वारा। निम्नलिखित में से किस महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया, किस महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, यह बताना है। अक्टूबर महीने में मनाया जाता है राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह, ऑप्शन डी हो जाएगा। संप्रीति जो आपका देखिए संप्रीति 11 भारत और किसके बीच में एक संयुक्त सैन्याभ्यास है। संप्रीति जो सैन्याभ्यास है इसका आयोजन जो किया जाता है किसके किसके बीच में होता है, एक तो भारत है और दूसरा कौन सा देश है, दूसरा है आपका बांग्लादेश, ठीक है। संप्रीति 11वां जो इसका संस्करण है इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है और यह आपके मेघालय में हुआ था। मेघालय का जो उमरोई क्षेत्र है, उमरोई वाला वहाँ पे हुआ था, ठीक है। बी नूर 3 एक इमेजिंग उपग्रह है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? नूर से लॉन्च किया गया था ईरान द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी। पोर्ट से विवर्तनिकी प्लेट जो 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हो गई थी, इसकी हाल ही में खोज की गई है। कहाँ पे खोज की गई है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन भी हो जाएगा। मार्टी अहतिसारी जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया, वह राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? या फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने ज्यूरिख डायमंड लीग में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था? ज्यूरिख डायमंड लीग में जैकब वार्डलेज ने इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। एशियाई खेल 23 में पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या थी? इसमें भारत जो है चौथे नंबर पे था, भारत चौथे नंबर पे था। पहले नंबर पे था चाइना और भारत इसमें था चौथे नंबर पे, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस नंबर पे है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें नंबर पे है। अच्छा, इसमें जो 2024 की रैंकिंग उसमें बताइएगा किस नंबर पे है, ठीक है। यह 40वें नंबर पे है या फिर 39वें नंबर पे है या फिर 38वें नंबर पे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 2024 वाले में ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, OECD द्वारा, OECD द्वारा, ऑप्शन सी। 2023 का नदी उत्सव, 2023 का जो नदी उत्सव है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक, नई दिल्ली में। भारत का पहला नैनो DAP लिक्विड यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था आपके गांधीनगर गुजरात में, और जिसका उद्घाटन किसने किया था? मोटा भाई अमित शाह द्वारा किया गया था, ठीक है, आपके जो वर्तमान आपके गृह मंत्री हैं इनके द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किसके लिए R21 मैट्रिक्स M नाम की एक नई वैक्सीन की सिफारिश की गई है? यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि यह वैक्सीन जो है किस बीमारी से रिलेटेड है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें मलेरिया की वैक्सीन है, ठीक है, ऑप्शन डी। दक्षिणी लोनार झील कहाँ पे है? दक्षिणी लोनार झील है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रीन वॉर रूम निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? ग्रीन वॉर रूम जो है यह आपकी दिल्ली सरकार की एक पहल है, ठीक है, और यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ग्रीन वॉर रूम दिल्ली सरकार की एक पहल है, जो दिल्ली जो आपकी राजधानी है वहाँ से वायु प्रदूषण में कमी करने के लिए, वायु प्रदूषण की जो समस्या है उससे निपटने के लिए ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। मोहजेर 10 नामक स्वनिर्मित ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका जो विकास है वो किया गया है आपका ईरान द्वारा, ईरान द्वारा इसका विकास किया गया है, और यह रूस यूक्रेन युद्ध के समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक नहीं है जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर में की जो इंडेक्स है इसमें भूख व यामी की प्रकृति को दर्शाता है? अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, या फिर शिशु मृत्यु दर? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारत के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था, जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई इसमें, और G20 ये भारत द्वारा लॉन्च किया गया जिसे गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि इसे विदेश मंत्रालय द्वारा बनाया गया था, ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि
भारत में हुआ था और अभी वर्तमान समय में ब्राज़ील में हुआ है, तो इसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई। ठीक है, पूछ इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इससे बन सकता है कि जैव ईंधन गठबंधन जो है, जो G20 शिखर सम्मेलन है, किस G20 शिखर सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, या फिर इसे जो भारत द्वारा ऐप लॉन्च किया गया था, किस में लॉन्च किया गया था, तो बन सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात हामून का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा रखा गया था। हामून चक्रवात का नामकरण जो है ईरान ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।